22 नवंबर 1963 दोपहर का वक्त लोगों की भीड़ खुशियों से झूल रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी अपनी ओपन टॉप लिमोजिन में गुजरते हुए लोगों का अभिनंदन कर रहे थे। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान एक खूनी हमले का शिकार हो गया। 3 गोली की आवाज ने सिर्फ एक छोटे शहर को नहीं, पूरे अमेरिका को हिला दिया। एक तरफ लोग उदास थे, दूसरी तरफ सवाल उठा रहे थे, किसने मारा कैनेडी को? क्या इसके पीछे सिर्फ एक ही आदमी था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी थी? ये कहानी सिर्फ एक प्रेसिडेंट के मौत की नहीं, बल्कि उन सवालों की है जो आज तक अमेरिका को उलझाए रखता है। मैं हूँ आपका दोस्त नितिन और आज हम जानने की कोशिश करेंगे द JFK असैसिनेशन का सच। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। 1960 के दशक की शुरुआत अमेरिका के लिए एक नए दौर का प्रतीक था। कोल्ड वॉर अपने शिखर पर थी। सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट दोनों एक दूसरे से हर मैदान में आगे निकलने की रेस में थे, चाहे वो न्यूक्लियर हथियार हो, स्पेस रेस हो या फिर आइडियोलॉजिकल बैटल। इसी टेंशन के माहौल में 1961 में जॉन कैनेडी अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट के रूप में उभर कर सामने आए। कैनेडी सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं थे, बल्कि लोगों के दिलों में एक सिंबल था, युवा करिश्मा से भरा हुआ और आशा का प्रतीक। सिर्फ 43 साल की उम्र में प्रेसिडेंट बनना उस वक्त एक रिकॉर्ड था। पब्लिक के लिए वो एक ऐसे लीडर थे जो पुराने ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस से अलग थे। कैमरा फ्रेंडली पर्सोना, कॉन्फिडेंस स्पीचेस और एक शानदार फैमिली इमेज ने कैनेडी को तुरंत एक ग्लोबल आइकन बना दिया। उनका स्लोगन न्यू फ्रंटियर अमेरिका को नए सपने दिखाता था। सिविल राइट्स मूवमेंट के दौरान उन्होंने काफी मुद्दों को सामने रखा, लेकिन उनके सामने कई चैलेंजेस भी थे। साउथ के कंजर्वेटिव स्टेट सिविल राइट्स रिफॉर्म के खिलाफ खड़े थे और दूसरी तरफ वियतनाम और अमेरिका की पॉलिसी को लेकर भी क्वेश्चंस उठ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजेस कोल्ड वॉर से था। 1961 में ही बे ऑफ पिग इन्वेजन की असफलता ने कैनेडी को एक टफ टेस्ट पर रखा, लेकिन 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान उन्होंने जो लीडरशिप दिखाई, उसने उन्हें एक शक्तिशाली लीडर के रूप में दुनिया के सामने रखा। कैनेडी ने दुनिया को न्यूक्लियर के विनाश से बचाया और ये उनके करियर का एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट बन गया। JFK की फैमिली भी एक तरह का अमेरिकन रॉयल्टी लगती थी। जैकी कैनेडी अपनी ग्रेस और फैशन के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। व्हाइट हाउस उनके रहने से एक कल्चरल हब बन गया, जिसे प्रेस ने कैमलेट एरा का नाम दिया। लोगों को लगता था कि अमेरिका का फ्यूचर इस यंग कपल के हाथ में सुरक्षित है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे अंदर ही अंदर कई टेंशन उबल रही थी। CIA और मिलिट्री लीडरशिप अक्सर कैनेडी के इस फैशन से खुश नहीं थे, स्पेशली क्यूबा और सोवियत पॉलिसीज को लेकर। कई कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को लगता था कि कैनेडी कम्युनिस्ट कंट्री के साथ सॉफ्ट अप्रोच ले रहा है। दूसरी तरफ डोमेस्टिक फ्रंट पर भी चैलेंजेस बढ़ रहे थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और सिविल राइट एक्टिविटीज का प्रेशर कैनेडी पर था कि वो सेग्रीगेशन के खिलाफ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले। लेकिन साउदर्न डेमोक्रेट्स को नाराज करना कैनेडी के लिए पॉलिटिकल रिस्क था। एक और एंगल था माफिया और ऑर्गेनाइज क्राइम का। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैनेडी के भाई रॉबर्ट एफ कैनेडी, जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने माफिया के खिलाफ एग्रेसिव कैंपेन चलाए। इससे अंडरवर्ल्ड सर्कल में भी नाराजगी थी। कैनेडी ब्रदर्स ने जो दुश्मनी खड़ी की थी, वो फ्यूचर में असैसिनेशन थ्योरीज का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनी। 1963 तक कैनेडी अमेरिका में एक पॉपुलर फिगर बने रहे, लेकिन अपोजिशन भी बढ़ चुकी थी। राइट विंग ग्रुप, सेग्रीगेशन और कुछ हॉकिश जनरल उनके डिसीजन को वीकनेस मानते थे। और इसी बैकग्राउंड के साथ आता है डलास का टूर। नवंबर 1963 में कैनेडी ने डिसाइड किया कि वो टेक्सास जाएंगे, एक स्टेट जहां उनकी पॉपुलैरिटी गिर रही थी। 1964 के इलेक्शन के लिए उन्हें अपने पॉलिटिकल बेस को मजबूत करना जरूरी था। डैलस में उनका शेड्यूल केयरफुली प्लान किया गया था। एक मोटरकेड रखी गई जहां कैनेडी पब्लिक को डायरेक्टली वेव कर सके। लेकिन शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था ये टूर हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। अमेरिका जहां कैनेडी को एक होप के सिंबल के रूप में देखता था, वहीं कुछ लोग उन्हें एक ऑब्स्टिकल के रूप में भी देख रहे थे। डैलस का सफर सिर्फ एक पॉलिटिकल टूर नहीं था, ये एक बैटलफील्ड था जहां कैनेडी की लीडरशिप, उनकी इमेज और शायद उनकी जिंदगी दांव पर लगने वाली थी। जानते हैं इसको अगले चैप्टर में। 22 नवंबर 1963 टेक्सास का एक शहर डैलस। सुबह के 11:30 बज रहे थे जब एयरफोर्स वन लव फील्ड एयरपोर्ट पर उतर रही थी। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी अपनी वाइफ जैकलीन के साथ मुस्कुराते हुए भीड़ का अभिनंदन कर रहे थे। मोटरकेड का प्लान तैयार था। लव फील्ड से लेकर ट्रेडमार्क तक एक ओपन टॉप लिमोजिन में JFK, जैकी, टेक्सास गवर्नर जॉन कॉनली और उनकी वाइफ नील बैठी थे। सीक्रेट सर्विस और पुलिस उनके आसपास गार्ड बनकर चल रहे थे। डैलस की सड़कों पर हजारों लोग कैनेडी को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। 12:30 के आसपास मोटरकेड डीली प्लाजा पहुंची। भीड़ कैनेडी के लिए चीयर कर रही थी। लिमोजिन एम स्ट्रीट पर जा रही थी और उसी वक्त गोली की आवाज गूंजी। 3 गोलियां चली लगभग 6 सेकंड के अंदर। पहली गोली ने गवर्नर कॉनेली को लगभग घायल कर दिया। दूसरी गोली ने कैनेडी के सर और गर्दन को छेद दिया। जैकी ने शॉक में अपने हस्बैंड को संभालने की कोशिश की। तीसरी गोली सबसे भयानक थी, उसने प्रेसिडेंट के मस्तिष्क को चूर चूर कर दिया। लिमोजिन चोज में भर गई। सीक्रेट सर्विस एजेंट क्लाइंट हिल तुरंत लिमोजिन पर चढ़ गए। जैकी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक प्रेसिडेंट की हालत बहुत क्रिटिकल हो चुकी थी। कार हाई स्पीड से पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ दौड़ी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने फुल इमरजेंसी एफर्ट किया, कार्डियक मसाज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सब कुछ तय किया गया।
लेकिन दोपहर के 1 बजे ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इज डेड। Good afternoon, ladies and gentlemen. You'll excuse the fact that I'm out of breath, but President Kennedy and Governor John Connally have been cut down by assassins' bullets in downtown Dallas. The President has rushed to Parkland Hospital. डैलस पुलिस ने तुरंत एक सस्पेक्ट को पकड़ा, ली हार्वे ऑसवाल्ड, एक फॉर्मर मरीन जो सोवियत यूनियन में भी टाइम बिता चुका था। उसे टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी के 6ठी मंजिल पर देखा गया, जहां से गोली चलाई गई। ऑसवाल्ड ने अरेस्ट होने पर चिल्लाकर कहा, आई एम जस्ट अ पेस्टी, यानी मैं सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया हूँ। जेएफके की मौत सिर्फ एक राष्ट्रपति की मौत नहीं थी, अमेरिका की इनोसेंसी, उसकी आशा और उसका ट्रस्ट भी एक पल में बिखर गया। टीवी पर लाइव फुटेज में लोग रोते, चिल्लाते और कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे। जैकलीन अपने खून से रंग गए कपड़ों में हॉस्पिटल से निकली। उसने कपड़े बदलने से मना कर दिया, ये कहकर, आई वॉन्ट देम टू सी व्हाट दे हैव डन टू जैक। इस दिन ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया को हिला दिया। हर तरफ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या एक अकेला गोली चलाने वाला पूरे अमेरिका का सपना तोड़ गया या इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। और अब अगले चैप्टर कहानी आगे बढ़ेगी उस पल की तरफ जहां ऑसवाल्ड को दुनिया के सामने लाया गया और केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जेएफके के असैसिनेशन के तुरंत बाद डैलस पुलिस ने जिस शख्स को अरेस्ट किया उसका नाम था ली हार्वे ऑसवाल्ड। 24 साल का एक ऐसा आदमी जो पहले एक मरीन रहा था और जिसका पास्ट रहस्यों से भरा हुआ था। ऑसवाल्ड का जन्म 1939 में न्यू ऑरेंज में हुआ। बचपन से ही वो अलग नेचर का था, इंट्रोवर्ट, रेबलियस और कभी कभी वॉयलेंट। 1956 में उसने यूएस मरीन कॉर्प्स ज्वाइन की, जहां उसने राइफल शूटिंग में ट्रेनिंग ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक डिसेंट शार्प शूटर था, लेकिन डिसिप्लिन में वीक था और अक्सर रूल्स तोड़ता था। और सबसे ज्यादा हिला दिया उसके अगले कदम ने। 1959 में ऑसवाल्ड ने अमेरिका छोड़ दिया और सोवियत यूनियन चला गया। उसने वहां अपने आप को एक मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट सपोर्टर बताया। यूएसएसआर में उसने एक जॉब भी की और एक रशियन लड़की मरीना से शादी कर ली। लेकिन 1962 तक ऑसवाल्ड वापस अमेरिका लौट आया अपनी रशियन वाइफ और बच्चों के साथ। ये बैकग्राउंड ही उसके कैरेक्टर को एक रहस्य बना देता है। कोल्ड वॉर के दौरान जब हर चीज यूएस और यूएसएसआर की रेवलरी के फिल्टर से ही देखी जाती थी, एक एक्स मरीन का रशिया जाना और फिर वापस आना इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए रेड फ्लैग था। एफबीआई और सीआईए दोनों ने उस पर नजर रखी थी, लेकिन उसके एक्शन को कभी फुल स्केल पर थ्रेट नहीं माना गया। असैसिनेशन वाले दिन ऑसवाल्ड टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी में एम्प्लॉय था। पुलिस के मुताबिक उसने वहीं से राइफल निकाली और कनाडा की लेमिजन पर गोली चलाई। गोली चलाने के बाद वो बिल्डिंग से निकल गया और थोड़ी देर बाद एक पुलिस ऑफिसर जेडे टिपेट को गोली मार दी। ये मर्डर उसके खिलाफ और सबूत बन गया। अरेस्ट होने पर ऑसवाल्ड ने सब कुछ डिनाई किया। उसने कहा, आई डिडंट शूट एनीबॉडी, आई एम जस्ट अ पेस्टी। ये लाइन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का बेस बन गई। पेस्टी का मतलब होता है बलि का बकरा, यानी ऑसवाल्ड ये कह रहा था कि उसे किसी और की साजिश के लिए एक बलि का बकरा बनाया गया है। 2 दिन बाद 24 नवंबर 1963 को जब ऑसवाल्ड को डैलस पुलिस हेडक्वार्टर से ट्रांसफर किया जा रहा था, उस वक्त नेशनल टेलीविजन पर एक शॉकिंग सीन हुआ। डैलस के नाइट क्लब ओनर जैक रूबी भीड़ में से निकले और ऑसवाल्ड को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। ऑसवाल्ड की मौत तुरंत हो गई। इस एक पल ने पूरे केस को और भी कंफ्यूजिंग बना दिया। जो शख्स कैनेडी के कत्ल का सबसे बड़ा जवाब दे सकता था, वो खुद साइलेंस कर दिया गया। Oswald has been shot. I think he got what he deserved if he's the one that did it. It is difficult to say how long it will take for the full realization of what happened to really sink in. रूबी ने कहा उसने गुस्से और इमोशनल इंपल्स में ये हरकत की, लेकिन दुनिया भर में लोगों ने सोचना शुरू किया, क्या रूबी को किसी ने भेजा था? ऑसवाल्ड की लाइफ के कॉन्ट्रडिक्शंस, एक मरीन जो यूएसएसआर गया, एक मार्क्सिस्ट जो फिर अमेरिका लौट आया, एक आम एम्प्लॉय जो प्रेसिडेंट का कातिल बना, इन सब ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को और ज्यादा हवा दी। और यहीं से शुरू होता है जेएफके असैसिनेशन का सबसे बड़ा सवाल, कि ऑसवाल्ड एक अकेला गनमैन था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। अगला चैप्टर यही राज खोलने की कोशिश करेगा। जेएफके की मौत के बाद अमेरिका में अफरा तफरी मच गई। दुनिया भर की मीडिया ने सवाल उठाया कि अमेरिका अपने ही प्रेसिडेंट को बचा नहीं पाया। और सबसे बड़ा सवाल था, इस कत्ल के पीछे असल में था कौन? 29 नवंबर 1963 को प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने एक स्पेशल कमेटी बनाई, द वॉरेन कमीशन, जिसका हेड था यूएस चीफ जस्टिस एरल वॉरेन। कमेटी में 7 मेंबर थे, जिसमें सेनेटर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनियर ऑफिसर शामिल थे। उनका काम था जेएफके असैसिनेशन की कंप्लीट जांच करना। कमीशन ने हजारों डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए, 552 विटनेस की गवाही ली और फॉरेंसिक रिपोर्ट को स्टडी किया। फाइनल रिपोर्ट सितंबर 1964 में पब्लिश हुई, एक 888 पेजेस का डॉक्यूमेंट जो आज भी सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाता है। रिपोर्ट का कंक्लूजन एकदम सीधा था, ले हार्वे ऑसवाल्ड ने अकेले ही कैनेडी को मारा। ऑसवाल्ड ने टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी के 6ठी मंजिल से राइफल से 3 गोलियां चलाई। पहली गोली मिस हुई, दूसरी गोली ने कैनेडी और गवर्नर कॉनली दोनों को स्ट्राइक किया। यही थ्योरी सिंगल बुलेट थ्योरी के नाम से फेमस हुई। और तीसरी गोली ने कैनेडी के सर में जानलेवा चोट पहुंचाई।
जैक रूबी ने ऑसवेल्ड को अकेले मारा बिना किसी लार्जर कॉन्स्पिरेसी के। ये कंक्लूजन एक तरफ सिंप्लिसिटी दिखाता है, लेकिन इसी कंक्लूजन ने लोगों के दिमाग में और भी सवाल खड़े कर दिए, जिसमें सिंगल बुलेट थ्योरी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनी। वॉरेन कमीशन के मुताबिक एक ही गोली ने कैनेडी के गर्दन से निकलकर गवर्नर कॉनेली के बैक, चेस्ट, खाल और रिस्ट को छेद दिया। क्रिटिक्स ने इसे मैजिकल बुलेट कहा क्योंकि उनके हिसाब से एक ही गोली का इतने डायरेक्शन में ट्रैवल करना लगभग नामुमकिन था। दूसरा सवाल था, डीली प्लाजा में सिर्फ 3 गोली की आवाज क्यों सुनी गई, जबकि विटनेसेस ने मल्टीपल शूटर्स होने की बात कही। कुछ लोगों ने ग्रेसी नोल से भी गोली चलने की आवाज सुनने का दावा किया। कमीशन ने इसे इग्नोर कर दिया। इसके अलावा कमीशन पर FBI और CIA की इन्फॉर्मेशन छिपाने का इल्जाम लगा। ऑसवेल्ड के सोवियत और क्यूबन कनेक्शन को लाइटली ट्रीट किया गया और रूबी के अंडरवर्ल्ड लिंक्स को भी डिटेल में इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। पब्लिक रिएक्शन मिक्स था। कुछ लोगों ने रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, लेकिन अमेरिका के बहुत बड़े हिस्से को लगा कि सच छिपाया गया है। वॉरेन कमीशन की रिपोर्ट एक तरह से ऑफिशियल कहानी बन गई, लेकिन उसी ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की एक पूरी दुनिया खोल दी। लोगों के दिमाग में अब भी सवाल घूम रहे थे, अगर ऑसवेल्ड अकेला नहीं था तो फिर और कौन था। और यही सवाल लेकर चलता है हमें अगले चैप्टर की तरफ, जहां एक के बाद एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई, CIA से लेकर माफिया तक और कोल्ड वॉर के डार्क सीक्रेट्स तक। जहां एक तरफ गवर्नमेंट ने केस को क्लोज कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक और रिसर्चर्स नए नए नैरेटिव सामने लाने लगे। JFK के कत्ल के आसपास इतनी अजीब घटनाएं हुई थी कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एक ग्लोबल ऑब्सेशन बन गई। सबसे पहले मल्टीपल शूटर्स थ्योरी। सबसे मशहूर थ्योरी थी कि डिले प्लाजा में एक से ज्यादा शूटर्स थे। I could not convince myself that the same bullet struck Osama. You mean that you yourself weren't convinced about the single bullet theory? Which No, I wasn't convinced. कई विटनेसेस ने कहा कि गोली की आवाज सिर्फ टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी से नहीं बल्कि ग्रेसी नोल से भी आई थी। कुछ लोगों ने वहां एक आदमी को राइफल के साथ देखे जाने का दावा किया। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि ऑसवेल्ड अकेला नहीं था। दूसरी थ्योरी, CIA इन्वॉल्वमेंट। ऑसवेल्ड का सोवियत और क्यूबन कनेक्शन होने की वजह से CIA पर भी उंगली उठी। कुछ थ्योरी का मानना है कि CIA को कैनेडी के फॉरेन पॉलिसीज पसंद नहीं थी, खासकर क्यूबा और वियतनाम को लेकर। बे ऑफ पिग्स इन्वेजन में कैनेडी ने CIA की प्लानिंग को रोक दिया था और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान उन्होंने मिलिट्री हाउस के प्रेशर को इग्नोर किया। थ्योरी ये कहती है कि CIA ने अपने ही प्रेसिडेंट को एलिमिनेट कर दिया। तीसरी थ्योरी, माफिया कनेक्शन। कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान रॉबर्ट कैनेडी जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने माफिया के खिलाफ एग्रेसिव क्रैकडाउन किया। माफिया के लिए कैनेडी ब्रदर्स उनके लिए एक बड़ा खतरा बन गए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से माफिया ने ऑसवेल्ड को यूज करके अटैक प्लान किया और जैक रूबी जो खुद अंडरवर्ल्ड से लिंक था, उसने ऑसवेल्ड को इसलिए मारा ताकि असल राज कभी बाहर ना आए। चौथी थ्योरी, सोवियत यूनियन और क्यूबा। कोल्ड वॉर के दौरान ऑसवेल्ड का USSR में रहना और क्यूबन एमएनसी में जाने की रिपोर्ट ने यह शक और गहरा कर दिया। कुछ थ्योरीज कहती है कि सोवियत या क्यूबन इंटेलिजेंस ने कैनेडी के खिलाफ सुपारी दी क्योंकि कैनेडी ने कम्युनिस्ट रिजाइम्स के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया था। पांचवी और आखिरी थ्योरी, US गवर्नमेंट कवर अप। सबसे अलार्मिंग थ्योरी यह है कि असैसिनेशन एक इनसाइड जॉब था। कुछ लोग मानते हैं कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को कैनेडी के वियतनाम से ट्रूप्स वापस लाने का प्लान पसंद नहीं था। अगर अमेरिका वियतनाम वॉर में फुली एंटर नहीं करता तो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर और जनरल के इंटरेस्ट खतरे में पड़ जाते, इसलिए कैनेडी को खत्म करना उनके लिए जरूरी हो गया। ये थ्योरी सिर्फ अफवाह नहीं रही बल्कि उन्होंने अमेरिका साइकी में परमानेंट जगह बना ली। मूवी, बुक्स, डॉक्यूमेंट सबने इन्हें एक्सप्लोर किया। 1970s में हाउस सेलेक्ट कमेटी ऑन असैसिनेशन ने भी कंक्लूड किया कि शायद ये एक साजिश थी, लेकिन एग्जैक्ट कल्प्रिट का नाम कभी सामने नहीं आया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने JFK के असैसिनेशन को एक अनसॉल्व मिस्ट्री बना दिया। हर नए सबूत, हर नए टेस्टिमनी ने और कंफ्यूजन पैदा कर दिया। पब्लिक के लिए सच और झूठ के बीच की लकीर धुंधली हो गई और इसी मिस्ट्री ने कैनेडी के कातिल को सिर्फ एक पॉलिटिकल असैसिनेशन नहीं बल्कि एक कल्चरल लेजेंड बना दिया। एक ऐसी कहानी जो हमेशा नए सवाल खड़ी करती है, किसने मार दिया JFK को। अगला चैप्टर इस बात पर फोकस करेगा कि आखिर JFK असैसिनेशन का अमेरिका पर असर क्या हुआ और किस तरह इसने राष्ट्र की पॉलिटिक्स, मीडिया और सोसाइटी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 22 नवंबर 1963 के बाद अमेरिका कभी वैसा नहीं रहा। JFK की मौत ने सिर्फ एक प्रेसिडेंट को नहीं खोया बल्कि एक पूरे देश का ट्रस्ट, उसकी इनोसेंसी और उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हिला कर रख दी। JFK के कत्ल के तुरंत बाद वाइस प्रेसिडेंट लिंडन B. जॉनसन ने एयरफोर्स 1 पर ही शपथ ली। जैकी कैनेडी अपने खून से लगे कपड़ों में उनके पास खड़ी थी। ये तस्वीर एक सिंबल बन गई। जॉनसन को तुरंत एक्शन लेना था ताकि अमेरिका और दुनिया को दिखा सके कि गवर्नमेंट फंक्शनल है। कैनेडी का फ्यूनरल एक स्टेट इवेंट था जो दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट हुआ। जैकी कैनेडी ने जानबूझकर अपने हस्बैंड का कंपैरिजन अब्राहम लिंकन से करवाया ताकि उनकी लेगेसी एक शहीद प्रेसिडेंट के रूप में बन सके। पूरा नेशन उनके लिए रो रहा था और व्हाइट हाउस एक शोक की जगह बन गया। कैनेडी की मौत ने अमेरिकन पॉलिटिक्स का रुख बदल दिया। लिंडन जॉनसन ने सिंपैथी वेव और JFK के अधूरे एजेंडे को अपना वेपन बनाया। 1964 में उन्होंने सिविल राइट एक्ट पास करवाया जो कैनेडी पुश कर रहे थे लेकिन पूरा नहीं कर पाए। इसी तरह उन्होंने ग्रेट सोसाइटी रिफॉर्म शुरू किया।
पॉवर्टी रिडक्शन, हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए बड़े स्टेप्स। लेकिन दूसरी तरफ जॉनसन ने वियतनाम वॉर एक्सलेट कर दिया, जो कैनेडी शायद अवॉइड करते। वियतनाम में अमेरिका की हैवी इन्वॉल्वमेंट ने देश को और डिवाइड कर दिया। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि अगर कैनेडी जिंदा होते तो वियतनाम को अलग तरह से हैंडल किया जाता। इस ट्रेजेडी ने लोगों के अंदर अथॉरिटी और गवर्नमेंट से ट्रस्ट तोड़ दिया। वारन कमीशन के कंक्लूजन पर वाइड स्प्रेड शक ने एक नया एरा को जन्म दिया, कॉन्स्पिरेसी थिंकिंग का एरा। 1960 के बाद से हर मेजर इवेंट पर अमेरिकन एक सवाल करने लगे, गवर्नमेंट क्या सच बोल रही है? आज भी JFK को एक करिश्माई और होपफुल लीडर के रूप में याद किया जाता है। उनका आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू स्पीच एक आइकॉनिक लाइन बन चुकी है। कैनेडी की मौत ने उनकी इमेज को इटर्नल यूथ और अनफुलफिल्ड प्रॉमिस के सिंबल में बदल दिया। सैलेम जैसे पुराने विस्टाइल्स या जोडैक किलर की तरह JFK का कातिल भी अमेरिका की आइडेंटिटी में इंग्रेव हो गया। हर नए जनरेशन के लिए एक रिमाइंडर है कि डेमोक्रेसी और लीडरशिप कितनी फ्रेजाइल हो सकती है। कैनेडी का कैमुलेट एरा उनकी मौत के साथ खत्म हो गया, लेकिन उनकी कहानी हमेशा एक मिथ और एक मिस्ट्री के बीच जीती रहेगी। और इस तरह डलास के डीले प्लाजा में गोली की वो आवाज सिर्फ एक प्रेसिडेंट को नहीं बल्कि पूरे दौर को खत्म कर गई। दोस्तों, आपको ये केस स्टडी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। ऐसे ही केस स्टडी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और नई स्टोरी और उसकी केस स्टडी के साथ। नाउ आई एम ऑफ।